स्वागत है दोस्तों, आप सभी का पेपर एनालिसिस पढ़ने के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके कलाम की जो तृतीय श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है उसका जो टेस्ट है उन टेस्ट का एनालिसिस कर रहे थे। और उसी श्रृंखला में हम कर रहे थे आपके मेजर टेस्ट 2 का एनालिसिस। इसका एनालिसिस कर रहे थे हम आपकी मेजर टेस्ट 2 का एनालिसिस कर रहे थे। मेजर टेस्ट 2 कब होता है आपका? यह होता है आपका 26 अक्टूबर 2025 को ये टेस्ट होता। ठीक है। सबसे पहले इसका जो पाठ्यक्रम बात करें, यानी पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम में देखो दोस्तों अपनी क्लास 1 हो चुकी है। क्लास 1 हो चुकी है और क्लास 1 में हमने एमसीक्यू है, यानी इस टेस्ट पेपर के एमसीक्यू है वो कौन कौन से चैप्टर से किए, पॉइंट से बात करें तो देखो हमने राजवंश के क्वेश्चन आए थे आपकी, तो राजवंश के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा आपकी सभ्यता, जो पांचों सभ्यता हैं, तो पांचों सभ्यताओं के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे मेजर टेस्ट 2 में, तो हम कर चुके हैं। अच्छे से डिटेल से आपको पांचों सभ्यताओं को रिवीजन करवाने की कोशिश की गई है क्लास नंबर 1 में। यदि नहीं देखी मेजर टेस्ट 2 की क्लास तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपकी डाल दी गई है। इसके अलावा देखो तीसरा टॉपिक हमने यहाँ से आपका पढ़ा था, आपका जो प्रशासनिक व्यवस्था है राजवंश की, कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था, तो यहाँ के क्वेश्चन आए थे कर वगैरह, राजस्व व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये हम कर चुके हैं। तीसरे टॉपिक की बात करें तो इनके आया था आपका इतिहास से संबंधित बात करें तो 18 शताब्दी की क्रांति, कौन सी 18 शताब्दी क्रांति के क्वेश्चन आए थे, तो वो हम कर चुके हैं। जितने भी आपकी 4 छावनियों ने भाग लिया था, तो 4 छावनियों के बारे में देखा है। युद्ध पूछे थे, बिठोड़ा का युद्ध, चिलावास का युद्ध पूछा था, लेकिन हमने जितने भी बिठोड़ा, चिलावास या बडली का युद्ध, अशोक का युद्ध या बडली का युद्ध एक ही बात है, तो वो सारे युद्ध हमने क्लास नंबर 1 में देख लिए। ये पता होना चाहिए कि हमने कल क्या पढ़ा था, तभी हम आगे बढ़े। तो ऐसा मालूम होना चाहिए कि कल ये चीज़ें पढ़ी थी तो आगे आज ये पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फिर आपकी भूगोल की बात करें, राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान के भूगोल में जनसंख्या के टॉपिक के क्वेश्चन देखे थे हमने। जनसंख्या के टॉपिक के क्वेश्चन देखे थे हमने। पर्यटन के टॉपिक के क्वेश्चन देखे थे हमने। किसके? पर्यटन के टॉपिक के क्वेश्चन देखे थे। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं आपकी क्लास नंबर 1 में, यानी आपकी मेजर टेस्ट 2 की बात करें तो इतने टॉपिकों के क्वेश्चन हमने देखे थे और बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या करते हुए हमने इनका एनालिसिस किया है। प्रत्येक टॉपिक यानी प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ, जैसे आपके राजवंश का कोई क्वेश्चन पूछा है उसमें यदि 4 शासक दिए तो चारों शासकों के बारे में हमने जाना है। जो आपके एग्जाम में पहले से पूछे हुए क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया। तो देख सकते हो दोस्तों, देखने के बाद पता चलेगा क्लास कैसी थी। आज करें हम आपकी क्लास नंबर 2, मेजर टेस्ट की क्लास नंबर 2 आएगी आज आपकी। तो इसमें देखो टॉपिक कौन कौन से बचेंगे। टॉपिक तो आपकी जैसे आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं के क्वेश्चन आएंगे, आपके जन कल्याणकारी योजनाएं, वैसे डिटेल से पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के तौर पर हमें काम आना चाहिए, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें अपनी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की जो 25 फ्लैगशिप योजनाएं वो आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे, इन दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन है जो आपके पर्यटन, जो भूगोल के संबंधित है, जनसंख्या से भी है, भूगोल का टॉपिक है आपका, ऊर्जा संसाधन से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका यातायात या भूगोल के टॉपिक और आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतने की बात कर लेते हैं। इसके अलावा आपकी बात करें आरटी एक्ट 2009 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आरटी एक्ट 2011 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी ये आपकी कॉमन पार्ट की बात करें तो ये टॉपिक बाकी है। तो चलो दोस्तों, पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं, एक एक ऑप्शन को समझते हुए, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए। तो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको एनालिसिस कैसा लगा। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी ऐसा लगे कि हाँ, जो हमने समझा है वो आपको अच्छा, आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए फायदेमंद है। इन चीज़ों का पता कब चलेगा? जब आप कमेंट के अंदर लिखोगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। कुसुम योजना राजस्थान में विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? कुसुम योजना की बात कर रहे हैं। देखो ये एक तरह से 2 टॉपिकों से आपका क्वेश्चन बनता है। ये तो कौन से में, जो आपके ऊर्जा संसाधन टॉपिक हमने देखा, राजस्थान भूगोल का टॉपिक है कौन सा आपका, ऊर्जा संसाधन, जो आपकी टॉपिक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। या आपकी फ्लैगशिप योजनाओं में भी इसको सम्मिलित किया गया है। जन कल्याणकारी योजना में भी कुसुम योजना है, यानी तीनों चैप्टर की बात करें, तीनों पॉइंटों की बात करें या तीनों टॉपिक की बात करें, तो तीनों में ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, कुसुम योजना राजस्थान में विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? कुसुम योजना की बात करें, क्षेत्र दे रखा है पर्यटन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जनजाति कल्याण। तो बताओ राइट आंसर क्या जगह आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा से संबंधित है। देखो सबसे पहले कुसुम योजना की बात करते हैं। कुसुम यानी किसान ऊर्जा संरक्षण एवं व उत्थान अभियान। कुसुम का मतलब क्या है? कुसुम की बात करें सबसे पहले तो कुसुम का मतलब है आपका किसान ऊर्जा संरक्षण, किसान ऊर्जा संरक्षण
ऊर्जा संरक्षण व उत्थान अभियान, व उत्थान अभियान, व उत्थान अभियान। तो इसकी बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसकी प्रारंभ कब हुई थी योजना, डेट याद करना दोस्तों, प्रारंभ कब हुई थी। तो कुसुम योजना प्रारंभ हुई थी आपकी 8 मार्च, महिला दिवस के दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आता है, 8 मार्च 2019 को, ठीक है। और इसकी अवधि क्या रखी गई थी आपकी, यानी अवधि पूछा जाता है कि कुसुम योजना की अवधि क्या है, 2019 से लेकर 2026, यानी कि 31 मार्च 2026 तक इसकी अवधि रहेगी, 2026 तक। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है। कुसुम योजना क्या कितने वर्षों तक अवधि रहेगी, तो 31 मार्च 2026 तक अवधि रहेगी। कब से कब तक रहेगी, तो 8 मार्च 2019 से लेकर आपकी 31 मार्च 2026 तक रहेगी। सीधा क्वेश्चन आपका जो सीधा क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, आपका योजना का पहला क्वेश्चन। इसके अंदर बात करते हैं दोस्तों, इसका लक्ष्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका लक्ष्य से। तो कुसुम योजना का लक्ष्य क्या है आपका, मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाना। तो याद कर लेना दोस्तों, इसका लक्ष्य है मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट, 34,800 मेगावाट सौर क्षमता बढ़ाना, सौर क्षमता बढ़ाना। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि किस कुसुम योजना के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षमता को कितना बढ़ाना मार्च 2026 तक लक्ष्य रखा गया है, तो 34,800 मेगावाट रखा गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट जो जितनी इंपॉर्टेंट बनती है इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हो आप पेपर के अंदर, साथ साथ जितने क्वेश्चन आपके सीधे बनते हैं, क्योंकि रिविजन के तौर पर सीधे काम आएंगे आपको। केंद्रीय सहायता कितनी है इसके अंदर, केंद्रीय सहायता की बात करें तो इसके अंदर केंद्रीय सहायता कितनी है दोस्तों, आपकी केंद्रीय सहायता आपका 34,422 करोड़, 34,422 करोड़। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा देखो योगदान पूछेगा कि इसके अंदर योगदान की बात करें दोस्त, तो योगदान 3 संस्थाएं आपकी कौन, केंद्र, राज्य और आपकी जो प्रोग्राम यानी कंपनी वगैरह है वो। तो C/S/P की बात करें तो आपका 30 तो केंद्र सरकार का है, 30 ही किसका है आपका राज्य स्टेट सरकार का, और 30 ही प्राइवेट क्षेत्र का, ठीक है भाई। प्राइवेट केंद्र सरकार, स्टेट हो गया आपका राज्य सरकार, और पी यानी प्राइवेट हो गया, ठीक है, जो आपकी प्राइवेट कंपनियां उनके बारे में। तो 30 का 40, प्राइवेट का कितना होगा आपका 40, तो 100% हो गया। ये था आपकी कुसुम योजना के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर इसके बारे में बात करें, 3 कंपोनेंट है इसके अंदर। इसके अंदर कंपोनेंट कितने आपकी कुसुम योजना में, 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट। वैसे हम पढ़ चुके हैं सारे डिटेल अच्छे से हमने आपको बताया था, ठीक है। 3 कंपोनेंट है, याद करना दोस्तों। कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए। कंपोनेंट में ए आपको बस इतना ही याद करना है कि छोटे सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। छोटे सोलर प्लांट, छोटे सोलर प्लांट लगभग आपका 2 मेगावाट से 3.5 मेगावाट तक, 2 मेगावाट से 3.5 मेगावाट के सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है प्रथम चरण के अंदर। और इसका प्रथम चरण का क्रियान्वयन कौन कर रहा है आपका, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया जा रहा है। वह कंपोनेंट ए का क्रियान्वयन कौन कर रहा है आपका, तो राजस्थान का कौन सा विभाग कर रहा है आपका, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। एक तो आप पीपीटी मोड पर पढ़ते हो, एक आप ऐसे पढ़ते हो, तो ऐसे ज़्यादा याद होता है दोस्तों। पीपीटी मोड पर क्या होता है, तो सामने होता है ना, तो आप आराम से देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, वो तो ठीक है, लेकिन वो याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसकी, यदि मनोविज्ञान की बात होने तो। लेकिन आप यदि आप साथ साथ लिखते हो, साथ साथ याद करते हो, तो आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट थे, कंपोनेंट ए के बारे में जाना, इतना ही पूछा जाता है आपका। सीधा ये भी पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि कंपोनेंट ए का क्रियान्वयन कौन सा विभाग करेगा, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इसका विभाग करेगा। दूसरा है आपका कौन सा, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी का क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है, और आज के टेस्ट में भी पूछा आपका कंपोनेंट बी के बारे में। इसके अंदर आपका 7.5
HP के पंपों की सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। 7.5 मेगावाट सोलर पंपों की स्थापना, पंपों की स्थापना, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके अंदर बात करें 14 लाख स्टेट अलोन सौर कृषि पंप स्थापित किए जाएंगे। कितने? 14 लाख सौर कृषि पंप। तो किस चरण में, यानी बात करें कंपोनेंट बी के अंदर ये आपका लक्ष्य रखा गया है। और कंपोनेंट सी की बात करें, कंपोनेंट सी, इसके अंदर आपके 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड सौर कृषि पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। कितने? 35 लाख। तो ये क्वेश्चन आपके जो सीधे आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए, जैसे आपका अवधि पूछा जा चुका, आपका लक्ष्य पूछा जा चुका आपका, ठीक है, जो कंपोनेंट ए के बारे में पूछा जा चुका है, कंपोनेंट बी के बारे में ये भी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपका, 7.5 मेगावाट के सोलर पंपों की स्थापना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्त। इसके अलावा इसका जो कब प्रारंभ हुई थी, 8 मार्च 2019 को प्रारंभ हुई थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। और यदि फ्लेक्सिब योजनाओं की बात करें तो फ्लेक्सिब योजना के अंदर इसका जो नोडल विभाग है वो किसको बनाया गया है, तो नोडल विभाग बनाया गया आपकी, नोडल विभाग यहाँ लिख देता हूँ आपको, नोडल विभाग कौन है आपका, ऊर्जा विभाग है। कौन सा? ऊर्जा विभाग। ये लो दोस्त, हमने क्वेश्चन योजना को एक बार फिर से पढ़ लिया, हमने पूरी डिटेल से हमने एक बार जाना है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अनुपात याद करना दोस्तों, ये अनुपात आपका पूछा जा चुका है। और कौसुम योजना है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकती है। और अभी तक दिसंबर में आपके आंकड़े दोबारा आने वाले हैं योजनाओं के बारे में। तो मैंने कल भी बताया था कि आपकी जनवरी से लेकर 2025 की जितनी भी दिसंबर तक योजनाएं हैं, यदि जनवरी में आपका एग्जाम है तो जितनी 2025 की जितनी भी योजनाएं उनकी एक क्लास अलग से बनाएंगे। दिसंबर में कुसुम योजना के आंकड़े भी चेंज होने वाले हैं। ठीक है, ये तो टेस्ट सीरीज थी, तो टेस्ट सीरीज के अनुसार आपको आंकड़े याद करवाएंगे, लेकिन दिसंबर में आपकी रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट में वापस चेंज हो जाएंगे आंकड़े। ठीक है, तो हो सकता है आपके नवीनतम तो नहीं पूछेगा दिसंबर के अंदर, यदि जनवरी में एग्जाम है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेंगे सभी चीज़ें। ठीक है, तो मोस्ट जो परिवर्तन होते हैं, कोई चेंज होता है योजना के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक ही चीज़ में एक योजना को नोट करके जा रहा हूँ। जैसे अभी कल परसों की 3-4 योजनाएं मैंने आपको टेलीग्राम पर भी डाली थी, तो वो सारी योजनाएं मैं एक एक जगह लिख रहा हूँ। 2025 की जितनी भी नवीनतम योजना वगैरह आ रही है, या फ्लेक्सिब योजनाएं कौन से मंथ में लागू हो रही है, तो वो चीज़ें मैं आपको नोट कर रहा हूँ। ठीक है, PDF मिल जाएगी उनकी आपको। तो हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट देखना पड़ता है भाई। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपको अपडेट रहना पड़ता है कि नवीनतम क्या है, पुरानी क्या है। ऐसा नहीं कि आपको जो बुकलेट देती है उसी को पढ़ते रहे, नहीं। जैसे खेल खिलाड़ी का टॉपिक है, तो अभी देखो प्रतियोगिताएं चल रही है, तो प्रतियोगिताएं चल रही है तो अब कौन से खिलाड़ी, नवीनतम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो ऐसे फैक्ट क्वेश्चन आपके जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और वो एग्जाम में सिलेक्शन दिला के भी जा सकते हैं, गलत भी हो सकता है। इसे क्वेश्चनों की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कल एक दोस्त मैसेज कर रहा था, सर खेल खिलाड़ियों की एक क्लास बाकी है, तो वो एक क्लास इसीलिए बाकी रखी है कि जितने भी टूर्नामेंट वाली क्लास है वो भाई, प्रमुख खिलाड़ी हम फट चुके हैं, प्रमुख खिलाड़ियों की मैंने आपको क्लास करवा दी। इसके अलावा जितने भी जो चर्चित खिलाड़ी थे उनके बारे में मैंने क्लास करवा दी। 2 क्लास अपनी हो चुकी है खिलाड़ियों की। एक क्लास मैंने जब भी बोला था कि एक क्लास अपनी दिसंबर के अंदर होगी, यानी कि जो आपकी जो वर्तमान में जितने भी हुए आपके टूर्नामेंट्स दिसंबर में, जुलाई में, अगस्त में होने वाले, अभी विंटर वाले भी होने वाले, तो वो सारे के सारे कर लेंगे एक साथ। ठीक है, ताकि नवीनतम आंकड़े आपको याद हो। ज़्यादातर चांस करंट के संबंधित पूछेगा तो नवीनतम आंकड़े पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपका, तो एक क्वेश्चन नवीनतम ही पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब, है ना। बता दिया मैंने, जो क्वेश्चन डाउट होते हैं दोस्त, जो मैसेज करते हैं उनको डाउट बता देता हूँ मैं। ठीक है, राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न महोत्सव या उत्सवों को संदर्भित या उनसे संबंधित आयोजन स्थलों के साथ सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से विकल्प चुनिए। सही विकल्प को चुनना है दोस्त। सही विकल्प कौन सा है आपका? देखो, महोत्सव दे रखा है, आपका स्थान दे रखा है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है लगभग यदि आपके चांस है तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपके 10-15 जितने भी है वो याद करना दोस्तों। किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लेवल 1 के अंदर तो 100% आएगा यहाँ से क्वेश्चन, 100%। इन महोत्सवों की बात करें, ज़्यादातर तो इनके जो नाम है उनके नाम पर जिला याद हो जाता है। जैसे आपकी केला देवी तो आपको पता है कि करौली के अंदर लगता है। जैसे आपकी कुंभलगढ़ की बात करें तो राजसमंद के अंदर है, तो वो तो सिर्फ आप याद कर लोगे, लेकिन इनके माह याद करना दोस्तों। आजकल क्या गया है, आपकी थोड़ा सा परिवर्तन किया आपके दिनेश बोर्ड ने। आजकल इनके माह पूछता है, जैसे जनवरी में कौन सा होता है आपका, सितंबर अक्टूबर में कौन सा होता है, मार्च में कौन सा होता है, अक्टूबर कौन सा होता है। थोड़ा सा अपना पैटर्न को चेंज किया है, तो उसी के अनुसार आपको, क्योंकि अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था आपके जो अधीनस्थ बोर्ड के विभिन्न जैसे स्वास्थ्य विभाग की एग्जाम में हुई है अभी जून जुलाई के अंदर, और एग्जाम में हुई
ठीक है। तो उनके क्वेश्चन देख रहा था तो उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया इस टॉपिक को लेकर। या तो इनको पूछ रहा है कि सर्वाधिक पर्यटन कहाँ पर आए, ठीक है, यूनेस्को में कौन से शामिल है, वर्ल्ड बुक गिनीज में रिकॉर्ड में कौन से शामिल है, ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछ रहा है वर्तमान में, वो सब पूछ रहा है आपकी। तो इन चीज़ों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि यदि आप विभिन्न एग्जाम देखते हो, जो भी पेपर, जैसे आपकी 2 तारीख को वीडियो का एग्जाम है, तो वीडियो का एग्जाम आपको देखना है, ठीक है, पेपर आपको देखना है पूरा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपका आधार होगा आपका नीट के लिए। और इसके बाद में जो एग्जाम होगा आगे आगे नेक्स्ट बोर्ड का कौन सा भी एग्जाम है तो बता देना कमेंट के अंदर, देख लेंगे उसका भी। देखो यहाँ पर दे रखा है आपका मलानी महोत्सव। तो मलानी महोत्सव कहाँ पर लगता है दोस्त, बताओ भाई। बाड़मेर, माउंट आबू, बीकानेर, जोधपुर, बताओ भाई कौन से में लगता है। तो मलानी महोत्सव कहाँ पर लगता है आपका, बाड़मेर के अंदर लगता है। मलानी कहाँ पर आपकी, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। शीत महोत्सव, तो शीत महोत्सव आपके माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पर आपके, सिरोही के अंदर। ममासन महोत्सव कहाँ पर पड़ता है आपका, बीकानेर के अंदर। और मारवाड़ उत्सव कहाँ पर पड़ता है आपका, जोधपुर के अंदर, ठीक है दोस्तों, ये भी याद कर लेना। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा देख लो दोस्त, आपके जो शीत महोत्सव है या ग्रीष्म महोत्सव भी कहाँ पर बनता है आपका, माउंट आबू के अंदर ही बनता है, ठीक है। सिरोही के अंदर आपका ग्रीष्म महोत्सव भी कहाँ पर बनता है आपका, शीत बनता है, तो ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू के अंदर बनता है। माह की बात करें तो कौन से माह में बनता है ये आपकी, ये बनता है आपका ग्रीष्म महोत्सव आपकी मई जून के अंदर। कौन से माह में, मई जून के अंदर मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव की बात करें जोधपुर के अंदर बनाया जाता है, लेकिन माह पूछे कि किस माह के अंदर बनाया जाता है आपका, तो माह याद करना दोस्तों, सितंबर अक्टूबर में बनाया जाता है। कौन से माह में, सितंबर अक्टूबर में आपके बनाया जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कब कुंभलगढ़ महोत्सव आपकी राजसमंद के अंदर बनाया जाता है, दिसंबर के अंदर, तो वो तो मैंने बोला था वैसे, ठीक है। इसके अलावा कौन सा हो गया आपका, इसके अलावा जोधपुर में और देख लो, जोधपुर में और कौन कौन से बनते हैं, जैसे आपका वृक्ष महोत्सव बनता है खिचड़ी जोधपुर में, कौन सा, वृक्ष महोत्सव कहाँ पर बनता है आपका, खिचड़ी, खिचड़ी जोधपुर के अंदर। और ये कब बढ़ता है आपका, सितंबर माह में, ये भी कब आता है आपका, सितंबर माह के अंदर। इसके अलावा जोधपुर में और कौन सा बढ़ता है भाई, आपको याद हो तो बताओ भाई, कमेंट के अंदर बता दो फटाफट, ठीक है, सारे याद होने चाहिए। बाड़मेर की बात करें तो देखो, बाड़मेर में एक और महोत्सव बढ़ता है आपका, थार महोत्सव, थार महोत्सव, जो आपके माइनर टेस्ट में पूछा था कलाम में, थार महोत्सव, ये कब बढ़ता है आपके, मार्च माह के अंदर बढ़ता है। क्या बढ़ता है आपके, मार्च माह के अंदर बढ़ता है। बीकानेर की बात करें तो एक महोत्सव और बढ़ता है बीकानेर में, कौन सा, करणी माता महोत्सव, करणी माता महोत्सव, ये भी कहाँ पर बढ़ता है आपका, बीकानेर में। तो ऐसे लोक देवता वगैरह ये तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, क्योंकि आप कला संस्कृति पढ़ोगे तो वहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सितंबर अक्टूबर माह में बनाई जाती है, जनवरी माह के अंदर ऊँट महोत्सव बनाया जाता है आपका, बीकानेर में बनाया जाता है ऊँट महोत्सव। बीकानेर के अंदर कौन से माह में, आपके जनवरी माह के अंदर। तो ये सारे 21 22 जितने भी है दोस्तों, ये सारे सारे आपको याद होने चाहिए। और आजकल जो मैंने बताया अभी मंथ वगैरह आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में महिला साक्षरता दर 60% से अधिक थी, 2 जिले, 4 जिले, 3 जिले, 1 जिले। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ भाई, 3 जिले। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 जिले, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमें पूछा आपके महिला साक्षरता, किसके बारे में पूछा, आपकी महिला साक्षरता के बारे में पूछा। तो महिला साक्षरता की बात करें दोस्तों, कितनी आपकी राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता आपका 52.1%, 52.1%। और इसकी बात करें 2001 में कितनी थी आपकी, 2001 में थी आपकी 43.1%, 43.1% थी। वृद्धि हुई, कमी हुई, तो देख लेना दोस्तों, वृद्धि हुई है, सीधा क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो साथ ही देख लेते हैं हम आपकी ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण महिला साक्षरता, जिसे अभी पूछा गया था आपका 10 की वर्दी वाला क्वेश्चन, कल हमने पढ़ा था आपकी कि ग्रामीण, शहरी और आपकी औसत, ये क्वेश्चन आया था ना कल, आपने पढ़ा था आपका 23.21.3 वाला। तो महिला ग्रामीण महिला साक्षरता की बात करें तो कितनी आपकी 45.8% है, यानी बहुत कम है अभी। वही बात करें शहरी महिला साक्षरता, शहरी महिला साक्षरता, तो शहरी महिला साक्षरता कितनी है दोस्तों आपकी 70.90%, 70.9%, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे।
इसके अलावा देखो हमें पूछा जाता है कि सर्वाधिक और न्यूनतम। एक क्वेश्चन अपना क्या बनता है आपका, एक तो सर्वाधिक वाला बनता है, एक न्यूनतम वाला बनता है। तो देखो सर्वाधिक कौन से में, न्यूनतम कौन से में। देखो सर्वाधिक की बात करें सबसे ज़्यादा आपकी कोटा के अंदर, कोटा के अंदर 2 नंबर पर आता है आपका जयपुर, 3 नंबर पर आता है अपना झुंझुनू, 3 नंबर पर कौन आता है अपना झुंझुनू। इनकी बात करें जैसे परसेंट की बात करें तो इनके 65.9%, ये सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कोटा का। कोटा के अंदर महिला साक्षरता कितनी परसेंट है, सर्वाधिक है आपकी 65.9। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 64% है, कितनी परसेंट है आपकी 64% जयपुर के अंदर है। झुंझुनू की बात करें तो आपको 61% है। और हमें क्या पूछा गया था कि 60% से ऊपर साक्षरता दर वाली महिला है, तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू। तो याद कर लेना दोस्तों तीनों जिले कौन से हैं, ये रहे आपके तीनों जिले। ठीक है, अब न्यूनतम की बात करें, यदि आप आपका ये पूछा है तो न्यूनतम में तो पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ ले कि 40% से कम न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से पूछा गया क्वेश्चन है, तो 1 नंबर पर आता है आपका जालोर, 2 नंबर पर आता है आपका सिरोही, सबसे ज़्यादा नौकरी जालोर इधर ही लग रही है भाई, बाड़मेर वगैरह, नागौर वगैरह, जैसलमेर। जो जालौर की बात करें, जालौर की साक्षरता कितनी है भाई 38.5% और 39.7% सिरोही की। और जैसलमेर कितनी है आपकी 39.7%, दोनों की सेम ही है लगभग लगभग। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है कि 40% से कम महिला साक्षरता वाले जिले कितने, तो वो भी आपके कितने, आपके 3 है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखो ऐसा मत कहना सर आपने बताया नहीं, बता देता हूँ। 40% से कम जिले कितने आपके 3, और उनका आंसर ये होगा। वो ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। तो हम जो क्वेश्चन पूछा है उसके उल्टा क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए, हर चीज़ को हम बारीकी से पढ़ते जाएंगे। और सीधा क्वेश्चन पूछे कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका जालौर जिला है। कौन सा जिला है आपका, जालौर जिला है। याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हो गया ना, सारी चीज़ें याद हो गई होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, क्वेश्चन पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में महिला साक्षरता दर 60% से अधिक है, तो 3 जिलों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो ये तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, पीटीटी का क्वेश्चन नहीं है। पीटीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता था क्योंकि पीटीटी की एग्जाम करवाती थी पहले आपकी गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, तो वो बांसवाड़ा के अंदर, कहाँ पर, बांसवाड़ा के अंदर। और यहाँ पर समझ सकते हो आपकी टॉपिक है जनजाति, तो वहाँ से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्त ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, समझाया जा सकता है इसको। यहाँ पर देखिए जनजातियों के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो जनजातियों की बात करें सबसे ज़्यादा तो क्रम याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मीणा है, फिर आपकी भील है, फिर आपकी ग्रासिया है, फिर आपके सहरिया है। तो ये क्रम बार बार आता है। परसेंट पूछो चाहे आपकी जनसंख्या पूछो, यही क्रम रहने वाला है सेम। राजस्थान में विभिन्न जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सबसे पहले सत्य नहीं है पर गोला करो। सबसे पहले किस पर गोला करना है हमें, सत्य नहीं है पर गोला करना है। देखो सहरिया जनजातीय गांव सहरोल कहलाता है, सहरिया जनजातीय गांव है वो क्या कहलाता है आपका, सहरोल कहलाता है। बिल्कुल राइट, ये तो बिल्कुल सत्य है। गांव तो सहरोल कहलाता है, और छोटी बस्ती हो तो आपकी छोटी बस्ती, तो छोटी बस्ती हो तो छोटी बस्ती क्या कहलाती है आपकी, छोटी बस्ती कहलाती है आपकी सहराना, सहराना। और सहरिया जनजाति के साथ ही याद करो इनका मुखिया क्या कहलाता है आपका, मुखिया कहलाता है आपका कोतवाल। क्या कहलाता है दोस्त, कोतवाल कहलाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा दे रखा है शहरी जनजाति में पंचायत का मुखिया कोतवाल खिलाता है। देखो दे रखा है आपका, क्या खिलाता है आपका, कोतवाल खिलाता है। शहरी जनजाति की बात करें तो निवास क्षेत्र, देखो इसका निवास क्षेत्र पूछा जाता है कि कौन से निवास क्षेत्र में आपकी शहरी जनजाति निवास करती है सर्वाधिक। तो कल भी बताया था मैंने और आज भी बता रहा हूँ, पहले भी बताया था आपका। 12 जिले की 2 तहसील है आपकी। सबसे पहले तो 12 जिले को याद करते हैं, और 12 जिले की 2 तहसील कौन सी आपके, एक तो किशनगंज, एक तो किशनगंज है, दूसरी कौन सी आपकी शाहबाद तहसील, शाहबाद तहसील। तो इन दोनों तहसीलों में कौन सी जनजाति निवास करती है, सहरिया जनजाति निवास करती है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया। बीर जनजाति में प्रसिद्ध केसरिया जी का मेला धुले उदयपुर में बढ़ता है। बिल्कुल राइट, बीर जनजाति का प्रसिद्ध मेला है कौन सा, केसरिया जी मेला। ठीक है, वो कहाँ पर आपका केसरी नाथ जी का मंदिर कहाँ पर आपकी धुलेव के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 में सी। डामोर जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि हरी भावरी कहलाती है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य कथन है।
तो आपको एक क्वेश्चन उठना चाहिए दिमाग के अंदर, सर फिर आपकी डामोर जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि हरी बावरी नहीं खिलाती तो किसकी खिलाती है? तो जो ग्रासीय जनजाति करती है ना आपकी, कौन सी? ग्रासीय जनजाति द्वारा, ग्रासीय जनजाति द्वारा सामूहिक कृषि, कौन सी कृषि? सामूहिक कृषि क्या कहलाती है दोस्त? हरी बावरी कहलाती। क्या कहलाती है आपकी? हरी बावरी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्त। तो ग्रासीय जनजाति है, तो ग्रासीय जनजाति के बारे में जान लो। देखो 2 मिनट लगेगी अपनों। देखो इनका क्षेत्र, ग्रासीय जनजाति का क्षेत्र यानी निवास क्षेत्र की बात करें, सीधा क्वेश्चन पहला यही बनता है। तो निवास क्षेत्र कौन सा आपका? देखो आपका पिंडवाड़ा तहसील और आबू रोड सिरोही, पिंडवाड़ा व आबू रोड सिरोही। तो ग्रासीय जनजाति सर्वाधिक निवास कौन से जिले के अंदर करती है? आपकी सिरोही जिले के अंदर करती है दोस्तों। इनका घर क्या कहलाता है आपका? घर कहलाता है आपका खेर, गैर खिलाता है। क्या कहलाता है आपका? गैर खिलाता है। और गांव क्या कहलाता है इनका? फायले खिलाता है। गांव क्या कहलाता है? फायले खिलाता है। मुखिया क्या कहलाता है इनका? मुखिया बताओ भाई क्या कहलाता है इनका? सीधा क्वेश्चन पूछे कि ग्रासीय जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, तो सैलोत। देखो सहरोल, शहरी जनजाति का गाँव सहरोल है और ग्रासीय जनजाति का मुखिया क्या आपका? सैलोत है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हमें पूछिए कि डामोर जनजाति, तो डामोर जनजाति के बारे में यहाँ पर जानो 2 मिनट। क्षेत्र पूछे भाई, निवास स्थान इनका, डामोर जनजाति का निवास स्थान की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। तो इनका निवास स्थान आपके सिमलवाड़ा, सिमलवाड़ा। और सिमलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है दोस्त? सिमलवाड़ा पंचायत कहाँ पर पड़ती है आपकी? डूंगरपुर। कहाँ पर पड़ती है आपकी? डूंगरपुर। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, इनका जो मुखिया है, पंचायत का जो मुखिया है, मुखिया क्या कहलाता है इनका? तो मुखिया कहलाता है आपका, मुखी कहलाता है। सीधा क्वेश्चन पूछिए तो इसका नाम तो भूल ही नहीं सकते आप। मुखिया क्या कहलाता है आपका? मुखी कहलाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके प्रमुख मेले की बात कर लेते हैं। आपके प्रमुख मेले की बात करें, डामोर जनजाति के प्रमुख मेले कौन से? जैसे बात करें आपके छेला बाबूजी का मेला, छेला बाबूजी का मेला। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका बेणेश्वर धाम वाला भी आ जाता है आपका, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है वो तो आपका। 11 की रेवाड़ी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आपका। 11 की रेवाड़ी ये भी किसका है? डामोर जनजाति का प्रमुख मेला है। तो ये हमने 3 जनजातियों के बारे में यहाँ पर जानना। देखो इसके अलावा भील जनजाति आई है, तो भील जनजाति के बारे में थोड़ा सा जान लो। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो इनका मुखिया क्या कहलाता है आपका? मुखिया कहलाता है इनका पटेल, सॉरी पटेल तो मीणाओं का कहलाता है। पटेल तो किसका कहलाता है? मीणाओं का। गमेती कहलाता है इनका, गमेती या पालवी। मुखिया क्या कहलाता है आपके? बिल्लू का। गमेती या पालवी कहलाता है, पालवी भी आ सकता है आपका। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आपकी? भील जनजाति है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर देखो फिर से जनजातियों के बारे में क्वेश्चन आया आपका। जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असम्मिलित युगम है। जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असम्मिलित युगम कौन सा है आपका? मोर बांदिया, भील जनजाति में विभाग प्रमुख प्रथा। तो भील जनजाति में प्रमुख प्रथा क्या हो गया आपकी? मोर बांदिया। सही है क्या 28 में? तो बिल्कुल सही है। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है असम्मिलित। तो सबसे पहले तो असम्मिलित को गोला करते हैं। तो ये तो आपके बिल्कुल सही है। छेड़ा फाड़ना, भील जनजाति में तलाक प्रथा, बिल्कुल राइट। लोगड़ी होती है ना, जो चूनड़ी होती है उसका पल्लू फाड़ के दे देते हैं, उसको बोलते हैं आपकी छेड़ा फाड़ना। जो औरती है, दुपट्टा वगैरह मान सकते हो आप, तो उसको क्या कहते हैं आपकी? तलाक। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है। छेड़ा फाड़ना किसको बोलते हैं? भील जनजाति में तलाक ही प्रथा, ठीक है। पल्लू का टुकड़ा फाड़ के दे देती है कि आज से मैं तेरी नहीं किसी और के साथ चली जाती है। बहुत अच्छी तलाक प्रथा है। खोए तू, भील पुरुष द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र नहीं है भैया का। 28 का तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका।
फालिया ग्रासीय जनजातीय गांव, अभी हमने देखा पीछे कि ग्रासीय जनजातीय गांव क्या कहलाता है, फालिया। ग्रासीय जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है, आपकी सिरोही, पिंडवाड़ा तहसील आपकी सिरोही के अंदर, आपको रोड के अंदर। तो सारे क्वेश्चन हमने पढ़े। तो हमें पूछा असेंबली क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन उठना चाहिए। क्वेश्चन क्या उठना चाहिए आपके दिमाग में, सर फिर गलत हुआ तो गलत कैसे हुआ, कि फिर खोए तो क्या होता है आपका, खोए तो होता है आपका साधारण भाषा में, अपनी भाषा में समझे तो लंगोटी। और आप सभी को पता है कि लंगोटी कहाँ पर बांधी जाती है, ये सब बताता तो आप आसानी से कर देते हो ना। खोएतों का मतलब होता है लंगोटी, भील पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र, भील पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र, जाने वाला वस्त्र। सीधा नोट कर लेना दोस्त अपने पेपर के अंदर, सीधा आपको नोट कर लेना, क्योंकि ये पेपर आपके जब एनालिसिस करोगे, दोबारा पेपर देखोगे एग्जाम से 5-7 दिन पहले, तो आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन इन्हीं पेपरों के माध्यम से होगा। कोई क्लास व्लास नहीं देखनी है, सीधे क्वेश्चन, कोई मैराथन वैराथन नहीं देखनी है, पेपरों को एनालिसिस कर लेना। ठीक है, जितने क्वेश्चन आते हैं आपको, जितना आपका नॉलेज है उस हिसाब से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपरों के माध्यम से। रिविजन का तरीका यही होता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन क्या बनना चाहिए आपका, एक क्वेश्चन बनना चाहिए सर फिर भील पुरुष द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है। फिर सिर पर भी तो कुछ तो पहनते होंगे, तो सिर पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं, आपके जो सफ़ेद कलर का होता है उसको बोलते हैं आपके पोत्या। क्या बोलते हैं आपके पोत्या। वैसे तो आपके वस्त्र आभूषण आपकी कला संस्कृति का टॉपिक है, वहाँ पर अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन ये ज्योग्राफी से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोत्या बोलते हैं आपके किसको, शील पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला सफ़ेद वस्त्र आ जाए, कैसा, सफ़ेद वस्त्र, तो उसको क्या बोलते हैं आपके पोत्या बोलते हैं। ये भी याद कर लेना साथ साथ, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर बिलों के अंदर आपकी महिलाओं के बारे में पूछा जाता है, जैसे ओढ़नी, ताराबात की ओढ़नी होगी, केरी बात ये ओढ़नी होगी, कच्छाव, वीर महिला द्वारा पहने जाने वाला लाल रंग का जो घाघरा है ना, उसको बोलते हैं कच्छावू। तो इस महिलाओं के क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछेंगे, तो वो चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना था। बहुत क्वेश्चन ये आपका अभी पटवारी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, उसको प्रवेश देखो, सारे क्वेश्चन अभी आप कर रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। मेजर टेस्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके प्रवेश के क्वेश्चन ही है, याद रखना दोस्तों। तो बताओ भाई, राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक प्रति 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना था। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 82.44 किलोमीटर, 90.22 किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर, 96.76 किलोमीटर। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 92.66 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 यानी 92.66 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखो, आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका औसत घनत्व पूछा जा सकता है, लेकिन यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय औसत घनत्व से कितना कम है। राष्ट्रीय औसत घनत्व से कितना कम है, राष्ट्रीय औसत घनत्व से, औसत घनत्व से कितना कम है। सड़क घनत्व कितना कम है भाई, बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा आपका। तो ऐसा पूछे तो आपको करना है 165.24 किलोमीटर, सीधा याद करना दोस्तों। ये पूछ ले कि आपके मार्च 2024 तक कुल सड़कों की लंबाई, मार्च 2024 तक राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई, राजस्थान में कुल सड़क लंबाई, कुल सड़क लंबाई पूछे आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्त क्वेश्चन है। यह आपके मैंने टेस्ट में पूछा था, इसलिए सोचा वापस करवा दो आपको। तो लंबाई आपकी 3,17,121 किलोमीटर, 3,17,121 किलोमीटर, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भाई। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और याद कर लेते हैं, राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना तो कब हुई थी दोस्त। राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 1964 को, 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके एनएच वाले क्वेश्चन बनते हैं, सबसे लंबा एनएच कौन सा है, सबसे छोटा एनएच कौन सा है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो सबसे लंबा कौन सा आपका वर्तमान में, NH की बात कर लेते हैं। सबसे लंबा यानी शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए तो सबसे लंबा आपका NH11, ठीक है। और सबसे छोटा की बात करें तो कौन सा आपका NH919, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको ये याद होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आपका गलियारा से क्वेश्चन बनता है, जैसे आपके उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, संगरिया सांचौर सरतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बठिंडा एक्सप्रेस, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, तो यहाँ से कौन कौन से जिले राजस्थान के सम्मिलित है, इस एक्सप्रेसवे के अंदर कौन से जिले राजस्थान के सम्मिलित होते हैं, कितने जिले सम्मिलित होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सारे के सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आ गया आपका। अभी मैंने लंबाई बताई थी और लंबाई का देखो क्वेश्चन पूछ लिया कलाम ने। क्या क्वेश्चन है, राजस्थान में मार्च 2024 तक सड़कों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है। मार्च 2024 तक सड़कों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़क और मुख्य सड़क दे रखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो राजस्थान की बात करते हैं, सबसे पहले राजस्थान की कुल लंबाई की बात करते हैं। सबसे पहले कुल लंबाई, तो कुल लंबाई मैंने अभी बताया आपको, कमेंट के अंदर लिखो फटाफट। कुल लंबाई कितनी है आपकी, 3,17,121 किलोमीटर। 3,17,121 किलोमीटर कुल लंबाई है, ठीक है। इसके अंदर फिर पूछे आपके राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके अंदर पूछे आगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राजस्थान में कितनी है दोस्त, राजस्थान में आपकी 10,790 किलोमीटर, 10,790 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन पूछे आपका, दूसरा कौन सा आएगा आपका, राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे की बात करें हम, तो राजस्थान में स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है कुल, तो स्टेट हाईवे की लंबाई आपकी 17,376 किलोमीटर। इसके अलावा पूछे आपके मुख्य जिला सड़क, यानी जो मुख्य जिला को जोड़ती है, मुख्य जिला सड़क, वो कितनी है आपकी, मुख्य जिला सड़क आपकी 14,372 किलोमीटर, याद कर लें दोस्तों। इसके अलावा फिर पूछिए अन्य जिला सड़क, जो जिला को अन्य जिला सड़क से जोड़ती है, अन्य जिला सड़क, तो अन्य जिला सड़क कितनी है दोस्त, अन्य जिला सड़क आपकी 68,265 किलोमीटर। और फिर आता है आपका ग्रामीण सड़क, यानी अपने गाँव वाली सड़कें, ग्रामीण सड़क, ठीक है। ये रिकॉर्ड है भाई, कई जगह ग्रामर बनी भी नहीं है अभी गाँव के अंदर, फिर भी रिकॉर्ड हमें याद करना है। तो सबसे ज़्यादा आपकी गाँव की सड़कें आपकी 2,06,318, 2,06,318। तो सर्वाधिक कौन सी सड़कें आपकी, ग्रामीण सड़क। सीधा किसने पूछे, हमें पूछा है कि सही अवरोही क्रम, तो ज़्यादा से कम बताना है, हमें ज़्यादा से कम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा किसकी है, ग्रामीण की है। तो देखो 1 नंबर ग्रामीण आएगा, तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग देखा है मुख्य जिला, तो ग्रामीण आ गया, ग्रामीण इसमें। फिर देखो 2 नंबर पर कौन आएगा आपका, 2 नंबर पर आएगा देखो 17,376 किलोमीटर, किसके, राज्य राजमार्ग, इसमें भी राज्य मार्ग, इसमें भी राज्य राजमार्ग। 3 नंबर पर देखो मुख्य जिला, इसमें कितने 14,372, इसमें देखो राष्ट्रीय राजमार्ग दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग लास्ट में आएगा आपका, तो फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रम आपको याद होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ये करंट का क्वेश्चन है आपका सितंबर का। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान की कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई। सितंबर माह का करंट अफेयर पूछा हमें, ठीक है, लेकिन सितंबर का अभी दिया ही नहीं कलाम ने, ठीक है, बुकलेट नहीं दी, फिर भी सितंबर का पूछा है। तो देखो सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान की कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की थी। अजमेर से चंडीगढ़ तथा जोधपुर से भोपाल, जोधपुर से आगरा तथा कोटा से भोपाल, जोधपुर से दिल्ली कैंट तथा बीकानेर से दिल्ली कैंट, जयपुर से पटियाला तथा बीकानेर से साबरमती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 31 का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताओ 3, जोधपुर से दिल्ली कैंट और बीकानेर से दिल्ली कैंट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये।
कि 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान की कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई है? तो जोधपुर से दिल्ली कैंट तथा बीकानेर से दिल्ली कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखो, मैंने अभी बताया था, आपको अभी बताया था। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। असम्मिलित युग्म का हमें चयन करना है। चलो करते हैं भाई। पर्यटन स्थल दे रखे, संबंधित स्थान दे रखा है। खंडार किला, खंडार किला आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पर आपके? सवाई माधोपुर के अंदर है। 25वीं की बात करें आपका, तो पहला बिल्कुल राइट। बहुत ही एजुकेशन है, कल भी बताया था मैंने। कैला देवी करौली के अंदर है, बिल्कुल राइट। अर्थना, तो कल आपका क्वेश्चन आया था एक। क्वेश्चन कौन सा? परमाणु की जो बांसवाड़ा के अंदर राजधानी थी, परमाणु की राजधानी वो कौन सी थी? ठीक है भाई, वहाँ पर पल्लवी दे रखा था ऑप्शन के अंदर। यदि कल की क्लास आपने देखी, यदि एनालिसिस की क्लास, तो मैंने ये बताया था कि अर्थुना है वो परमाणु की राजधानी थी और अर्थुना पड़ता है आपके बांसवाड़ा के अंदर। और वहाँ पर ये भी बताया था मैंने कि अर्थुना के मंदिर बार बार पूछे जाते हैं और वो कहाँ पर पढ़ते हैं? आपके बांसवाड़ा के अंदर पढ़ते हैं। यदि क्लास देखते हो ना, यदि आपने पहले वाली क्लास देखी है, यानी कल जो हमने एनालिसिस किया था आपके ज्योग्राफी क्वेश्चंस वगैरह, तो उन क्वेश्चनों को देखा है, तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दौलत बाग आपका अजमेर के अंदर है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था दौलत बाग का? ये आप किसमें करोगे? आप कमेंट के अंदर करोगे। ठीक है, दौलत बाग अजमेर में इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर याद भी बता देता हूँ मैं। दौलत बाग है, अजमेर के अंदर है। कौन सी झील के किनारे? आपकी अना सागर झील के किनारे, अना सागर झील। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। वर्तमान नाम क्या कर दिया गया इसका? वर्तमान नाम चेंज कर दिया गया, सुभाष उद्यान। कौन सा उद्यान? सुभाष उद्यान। अब आपको ये बताना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। ऑप्शन मैंने दे दिए, कमेंट के अंदर आपको आंसर पिन करना है। ठीक है, देखते हैं आपकी भी तैयारी कितनी है, क्योंकि अभी 2 महीने शेष है आपके एग्जाम के, तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2800 मेगावाट की नींव हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी थी? तो ये तो आपको सही है कि दूसरा परमाणु संयंत्र है आपका राजस्थान का, लेकिन आपको कमेंट के अंदर ये बताना है कि पहला कहाँ पर था, क्योंकि मेजर टेस्ट है, तो मेजर टेस्ट आपका रिवीजन टेस्ट है। तो यहाँ पर बात करते हैं, मैंने सारी चीज़ें बताई थी, तो चलो मैं बता देता हूँ। पहला कहाँ पर अपना? पहला तो सभी बता देंगे, रावत भाटा के अंदर। रावत भाटा कहाँ पर पड़ता है? आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पड़ता है दोस्त? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। भारत का कौन सा था? ये भारत का दूसरा था, रावत भाटा वाला, भारत का दूसरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद करना दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी, पहले की बात करें रावत भाटा की, 1965 के अंदर। कब हुई थी? 1965 के अंदर। और इसके अंदर सहयोग किसने किया था आपकी? सहयोग किया था आपकी कनाडा ने। मैं किसके सहयोग से लगा था? ये कनाडा के सहयोग से लगा था। और इसने काम करना शुरू कब किया आपका? काम करना शुरू, देखो हर चीज़ पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर काम करना शुरू किया था इन्होंने 1973 के अंदर। कब किया था आपकी? 1973 के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है आपका? हमारा क्वेश्चन आपके दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और 2800 मेगावाट क्षमता का है, ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कितने मेगावाट क्षमता का है? तो 2800 मेगावाट क्षमता का है। तो कहाँ पर क्या? डूंगरपुर, सांगवाड़ा, बांसवाड़ा, नापला, सलूम्बर, सराड़ा, उदयपुर, झाड़ोल। झाड़ोल क्षेत्र हमने पढ़ा ना, अरे क्या आंदोलन, ठीक है, मोतीलाल तेजावत, सब कुछ याद है आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, दूसरा ऊर्जा संयंत्र है। प्रति इकाई कितनी की है आपकी? इकाई की बात करें तो 2800 मेगावाट दे रखा है, तो प्रति इकाई यानी कितनी आपकी? 700 इंटू 4, 700 मेगावाट की एक इकाई है, इंटू 4 कर लेना, टोटल कितना हो जाएगा आपका? 2800। तो ये सीधा पूछ लेगी कि प्रत्येक इकाई कितनी है आपकी? 700। कितनी इकाई होगी आपकी? 4 इकाई होगी। पूछा जाता है भाई कितनी इकाई है, जैसे आपका जो पूछा जा रहा है रावत भाटा में कितनी इकाई है, तो रावत भाटा में 6 इकाइयाँ। इकाइयाँ कितनी है आपकी? 6। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे। ठीक है, 6 इकाइयाँ कार्यरत है भाई, चलो याद करना। और जो 7वीं इकाई है उसका तो कार्य अभी प्रारंभ किया है बांसवाड़ा के अंदर, वो करंट से संबंधित क्वेश्चन आएगा। सॉरी, बांसवाड़ा क्या, रावत भाटा के अंदर, वो क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। और कैसा संयंत्र है ये आपका? कन्नाडा वाला के, सॉरी ये रावत भाटा वाला कैसा संयंत्र है आपका? बताओ भाई।
दबाव युक्त भारी जल संयंत्र, पहला आपका दबाव युक्त भारी संयंत्र, भारी जल संयंत्र। सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नदी कौन सी आपकी, माई नदी, नदी भी तो याद करोगे, माई नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, राजस्थान की प्रारंभिक 3 पवन ऊर्जा परियोजना क्रम से, ऊर्जा संसाधन की यदि आपने क्लास देखी है तो मैंने बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन को समझा है पवन ऊर्जा के बारे में। तो मथानिया, खाडोल, अमर सागर, देवगढ़, बीठड़ी, तो पहली कौन सी थी, अमर सागर थी, पहली कौन सी थी आपकी, अमर सागर थी, फिर देवगढ़ थी, फिर बीठड़ी थी। तो 34 का राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। तो साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि कहाँ पर है, जैसे बात करें आपकी अमर सागर है, तो अमर सागर पहली है आपकी, कौन सी आपकी, फर्स्ट, ये कहाँ पर आपकी, जैसलमेर जिले के अंदर, कहाँ पर, जैसलमेर। दूसरे हमने पढ़ी आपकी देवगढ़, सेकंड कौन सी पढ़ी हमने, देवगढ़, और देवगढ़ कहाँ पर आपकी, प्रतापगढ़ जिले के अंदर। और थर्ड हमने पढ़ी कौन सी, बीठड़ी, और बीठड़ी कहाँ पर है दोस्त आपकी, फलौदी, फलौदी जिला बन चुका है, पहले आपके जोधपुर आता था, लेकिन अब फलौदी जिला बन चुका है, तो आपको फलौदी याद करना है। क्या याद करना है आपको, फलौदी याद करना है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर साथ साथ कुछ और क्वेश्चन भी याद कर लो, जैसे पूछे कि पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 में आई थी, पहली पवन ऊर्जा नीति की बात करें तो कब आई थी आपकी, 2012 के अंदर आई थी, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहला आपका भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट, भारत का पहला हाइब्रिड, भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, बताओ भाई, जैसलमेर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कौन से जिले में स्थापित किया जाएगा, तो वो आपके जैसलमेर जिले के अंदर, कौन से जिले में, जैसलमेर जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, ठीक है। और ये भी याद कर लेना साथ साथ कि जो 120 मीटर की ऊंचाई की संभावना में 127 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, और 150 मीटर की ऊंचाई में 284 गीगावाट के साथ शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिसंबर 2024 तक अधिष्ठापित क्षमता की बात करें, अधिष्ठापित क्षमता की बात करें, 5209 मेगावाट, कितनी, 5209 मेगावाट, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है 130 मीटर, सॉरी 120 मीटर ऊंचाई की संभावना में, संभाव्यता पवन ऊर्जा कितनी, राजस्थान में 127 गीगावाट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका 127 गीगावाट वाला। और 150 मीटर की ऊंचाई में, ऊंचाई की संभाव्यता पवन ऊर्जा, ये कितनी है दोस्तों, 284 गीगावाट। और इसमें राजस्थान कौन से स्थान पर आपके, राजस्थान प्रथम स्थान पर। सीधा पूछे कि 150 मीटर ऊंचाई पर की संभावना में राजस्थान का कौन सा स्थान है पवन ऊर्जा की, माने प्रथम स्थान है। और 120 से पूछे तो प्रथम स्थान किसका है, गुजरात का, किसका है आपका, गुजरात का स्थान है। लेकिन वो आपके राजस्थान से संबंधित पूछेगा नहीं, पूछे क्योंकि आपके भारत का नहीं है, तो राजस्थान से संबंधित आपको याद करना है, ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए दोस्त। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, राजस्थान में दिसंबर 2024 तक कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता हो गई है। ये क्वेश्चन मैंने नोट लगा के याद करवाया था आपको, सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। पहले पेज पर एक्लाम बुकलेट के पहले पेज पर ये चीज़ें लिखी हुई है सारी। ऊर्जा संसाधन की यदि बात करें, क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो यही है, वो भी देख लेना, अपनी क्लास देखना चाहो तो आप। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्त आपका, कि राजस्थान में दिसंबर 2024 तक कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी हो गई, राजस्थान में पूछा है, तो 26,325.18 मेगावाट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है।
सीधा क्वेश्चन आपको आगे तो पूछा जाता है। सौर ऊर्जा की बात करते हैं यहाँ पर। देखो सौर ऊर्जा की पूछे तो सौर ऊर्जा आपके 5482.66 मेगावाट। और पवन ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा आपकी 4414.12 मेगावाट। ठीक है। और जो अधिष्ठापित क्षमता है टोटल, तो अधिष्ठापित क्षमता की बात करें, क्षमता का कितना परसेंट है इनका, 37.59%। दोनों का सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। 35 हो गया, 36। निम्नलिखित में से काठेड़ी, जगरौती व चौरासी किस बोली की उपबोलियां हैं? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। उपबोलियों से क्वेश्चन आया आपका, यानी भाषा साहित्य के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं अभी। तो मैंने रिवीजन क्लास करवाई थी आपको, या अपनी भाषा साहित्य की बात करें तो पहली क्लास है आपकी भाषा साहित्य की प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी। 5-6 क्लासों के अंदर पूरी बुकलेट आपको कवर करवाएगी ये 60-70 पेज की। इसके अलावा आपका रिवीजन टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका था। मैंने रिवीजन क्लास की एक क्लास स्टार्ट करवाई ताकि आगे के जो माइनर टेस्ट 9 है 10 है उनके साथ आपकी आगे क्लास हो जाए। ठीक है, रिवीजन एक बार आपका दोबारा हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में से काठेड़ी, जगरौती व चौरासी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो देखो काठेड़ी कहाँ पर बोली जाती है आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो। दक्षिणी जयपुर के अंदर। कहाँ पर बोल जाती है आपकी? दक्षिणी जयपुर के अंदर बोल जाती है। जगरौती कहाँ पर बोल जाती है आपकी? करौली के अंदर बोल जाती है। अब देखो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, यदि आपको ये चीज़ें याद है तो ऑटो मारवाड़ की तरफ थोड़ी है दक्षिण जयपुर। करौली मारवाड़ी के अंदर है क्या, मेवाड़ी के अंदर है क्या? एरवाटी देखो। इसके अलावा देखो आपकी चौरासी, चौरासी इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि आपके राजस्थान में 2 शाहपुरा है, एक तो शाहपुरा जयपुर है, एक शाहपुरा भीलवाड़ा। तो चौरासी कहाँ पर बोल जाती है आपकी? शाहपुरा जयपुर के अंदर। तो यहाँ पर देखो जयपुर के अंदर आ रहा है, जयपुर आ रहा है, जयपुर आ रहा है तो ढूंढाड़ी हो गई। ठीक है, कौन सी हो जाएगा अभी? ढूंढाड़ी बोली। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। और ढूंढाड़ी का अन्य नाम क्या है आपका? झाड़साई बोली। अन्य नाम क्या आपकी? झाड़साई बोली। और मैंने बहुत बार ये बताया कि जो जयपुर और के अंदर राजीव सर और रानी रंगीली का जो इंटरव्यू आता तो उसके अंदर बोले कि पूछा गया था इनके कि आप कौन सी भाषा में जवाब देना चाहोगे, तो रानी रंगीली ने बोला कि मैं तो झाड़साई देऊँली। तो झाड़साई देऊँली ये शब्द का किसका है? झाड़साई ढूंढाड़ी बोली का है। यानी कि वहाँ पर स्थानीय बोली के ढूंढाड़ी बोली को स्थानीय नाम क्या आपका? झाड़साई बोला जाता है जयपुर के अंदर। तो ये जयपुर वाले दोस्तों अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्त। अहिरवाटी कहाँ पर बोल जाती है आपकी? अहिरवाटी आपकी कोटपुतली भरवाड़ में बोल जाती है अभी, बहरौल जिला ना आपका, यहाँ पर बोल जाती है। ठीक है, और यहाँ की जो बोली है ना दोस्त, इस बोली को राठी बोली भी बोला जाता है। राठ प्रदेश होने के कारण राठी बोली भी बोला जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसके अंदर। मेवाड़ की बात करें तो उदयपुर याद सकते हो, और उदयपुर की जो बोली है वो कौन सी आपकी? उपबोली दाहौड़ी। उपबोली कौन सी आपकी? दाहौड़ी। बाकी मारवाड़ी की आपकी शेखावटी तक लेकर पश्चिमी राजस्थान पूरा किसमें आता है? मारवाड़ी में आता है। अलग अलग जिलों में अलग बोली जाती है। जैसे आपकी बात करें उत्तरी राजस्थान के अंदर थली बोली जाती है जो मारवाड़ी की बोली है, ये भी याद कर लो। थली उत्तरी राजस्थान, मारवाड़ी की उपबोली की बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्रमुख है उनके बारे में। ठीक है, इसके अलावा आपकी हो जाएगी डाटी बाड़मेर के अंदर। डाटी कहाँ पर बोल जाती है आपकी? बाड़मेर के अंदर जो मारवाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा कौन सी हो जाएगी? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी सर्वाधिक क्षेत्र में ये बोल जाती है। गोडवाड़ी आपके जालोर पाली सिरोही, जालोर पाली और सिरोही। इसके अलावा कौन सी होगी आपकी भाई बताओ? देवड़ा वाटी। देवड़ा वाटी, अरे देवड़ा चौहान खाते सिरोही के अंदर, देवड़ा वाटी ये भी कहाँ बोल जाते हैं? सिरोही के अंदर। इसके अलावा देखो मैंने बताया था कि जो चौरासी है शाहपुरा है, 2 इंपॉर्टेंट है तो इसको यहाँ पर क्लियर कर लो। खेराड़ी बोली जाती है आपकी, ये कहाँ पर बोल जाती है आपकी? शाहपुरा। और शाहपुरा कौन सा आपका? भीलवाड़ा वाला। हेलो दोस्त, सभी बोलियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया। एक सिर्फ हाड़ौती बोली बची है, उसके बारे में कोई आगे क्वेश्चन आ जाएगा। निम्न में से अली बख्शी ख्याल नोट नाट्य का संबंध राजस्थान किस बोली से? अली बख्शी ख्याल पूछा आपको। एरवाटी है, रांगड़ी है। तो रांगड़ी तो इंपॉर्टेंट बोली आपकी, सीधी पूछी जाती है। कैसी बोली आपकी? सबसे पहले आ गया क्वेश्चन तो इसको देखते हैं आपके। ये आपके मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण कौन सी बोली है? रांगड़ी बोली। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ इसको।
ठीक है। और इसके अलावा कौन सी बोली, इसमें कैसी बोली जाती है, इसमें अरे गाली गीत बोला, गाली बोली बोली जाती है, या मतलब इस बोली के अंदर कैसी आती है आपकी कर्क सत्ता, कर्क सत्ता से के लिए जानी जाती है, के लिए जानी जाती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एरवाटी हम देख चुके हैं। नागरचौल, नागरचौल आपकी टोंक स्वाय महत्वपूर्ण बोली जाती है, टोंक और स्वाय महत्वपूर्ण। उपबोली किसकी है, ढूंढाड़ी की है। आप देखो, आप तो समझ गए होंगे, आप बताओ भाई। तो बच्चे कौन सी आपकी, एरवाटी बोले, एरवाटी बच्ची। ऑप्शन नंबर 1। निम्बाड़ी की बात करें, निम्बाड़ी कहाँ पर बोली जाती है आपकी, बताओ भाई। निम्बाड़ी याद होना चाहिए। उपबोली किसकी आपकी है, उपबोली है आपकी मालवी की, सीधा पूछ लिया जाता है मालवी की उपबोली कौन सी है। प्रमुख बोली है कौन सी आपकी, निम्बाड़ी। रांगड़ी भी मालवी की उपबोली है, ये भी याद कर लेना। उपबोली किसकी आपकी, मालवी की। एरवाटी की बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। एरवाटी का क्षेत्र पूछे, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि एरवाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो मैंने अभी बताया आपका, जो आपकी बहरोड कोटपुतली आ जाता है आपका, बहरोड कोटपुतली। नया जिला बन चुका है आपका, नया जिला बन चुका है, ठीक है। और इसको जो ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है, अन्य बोली बोली का नाम बात करें उपबोली, तो राठी, राठी बोली भी बोली जाती है इनको, ऐतिहासिक नाम की बात करें तब। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा पूछे कि अलीबख्शी, तो आपका ख्याल नोटनाटी किस राजस्थान किस भाषा से, तो एरवाटी भाषा से समझते हैं। इनके अलावा जैसे और भी नाम आ सकते हैं, जैसे पंडित मंगताराम भारद्वाज भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो चंद्रभान चौहान के जो दरबारी कवि जोधराज थे, तो जिन्होंने हमीर आंसू लिखी थी, हमीर आंसू, हमीर आंसू किसने लिखी थी आपकी, जोधराज ने। जोधराज वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी भाषा कैसी थी आपकी, इसकी भाषा थी आपकी अहिरवट। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्न में से विलास साहित्य सर्जन की कौन सी विद्या है, तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए आपको, ठीक है। भाषा साहित्य में ये क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि विलास क्या होता है। तो देखो आपके क्या ऑप्शन दे रखे हैं, गद्य विद्या, पद्य विद्या, गद्य पद्य मिश्रित विद्या, गहा। तो 38 का राइट आंसर क्या जगह आपका, पद्य विद्या। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि विलास क्या होता है। देखो विलास होता है जो काव्य कृतियों में, काव्य कृतियों में राजनीतिक घटनाओं के अलावा, राजनीतिक घटनाओं के अलावा, राजनीतिक घटनाओं के अलावा आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का वर्णन भी मिलता है। आमोद प्रमोद, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विलास के अंदर किसका पहलुओं का वर्णन मिलता है, तो आमोद प्रमोद का, ठीक है। आमोद प्रमोद विषयक पहलुओं का वर्णन भी मिलता है, वर्णन मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपके राजविलास, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा जैसे विजय विलास, भीम विलास, विजय विलास हो गया आपका, भीम विलास हो गया आपका। तो ये चीज़ें आपकी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कैसी है, पद्य विद्या, कैसी विद्या आपकी, पद्य विद्या। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो अपना क्वेश्चन हो गया कि पद्य विद्या कौन सी होगी, विलास, विलास के बारे में हमने जान लिया। देखो गद्य पद्य का मिश्रण पूछा जाता है, जैसे आपकी उसमें पूछा गया था कौन सी में, टेस्ट के अंदर। आपकी टेस्ट में क्या आता है आपका, मैन टेस्ट में, कि इसका जो गद्य पद्य मिश्रित विद्या है वो कौन सी है। तो 2 है, एक तो एक कौन सी आपकी वचनिका, ये तो कौन सी आपकी वचनिका, और दूसरी कौन सी आपकी, दूसरी जैसे हम आपकी दवावेद। ये कैसी रचना है आपकी, गद्य पद्य मिश्रित विद्या है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और आपके टेस्ट के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, ये हमें क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका मेवेरा रुख अन्नाराम सुदामा। 39 में क्या दे रखा है, मेवेरा रुख अन्नाराम सुदामा, बिल्कुल राइट है, इन्हीं की रचना है आपकी। अण बादशाह आखर शंकरदान सामोर की नहीं है। रामतिया मत फोड़ कल्याण सिंह राजावत की है। आखेड़ अपजस हिंगलाजदान कविया की है। तो हमें पूछा था कि कौन सा सुमलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सुमलित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, राजस्थानी भाषा की पहली कहानी कौन सी है? राजस्थानी भाषा की पहली कहानी कौन सी है? आप आबे पटकी, विश्रांत प्रवास, बादली, केसरी विलास। तो कौन सी आपकी विश्रांत प्रवास? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, विश्रांत प्रवास कब लिखी गई थी, यानी कब आई थी? विश्रांत प्रवास की बात की 1904 की है। और इसके लेखक कौन है आपके? इसके लेखक कौन से आपके? इसके लेखक आपके शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया। ठीक है। और राजस्थानी भाषा की पहली कहानी है। आबे पटकी क्या है आपकी? बताओ भाई, आबे पटकी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास। प्रथम उपन्यास कौन सा आपका? आबे पटकी है। कब लिखा गया था ये आबे पटकी? बताओ भाई, किसके द्वारा लिखा गया था? लेखक, तो इसके लेखक आपके श्रीलाल नथमल जोशी। नथमल जोशी, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। बादली की बात करें, बादली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आधुनिक राजस्थानी भाषा का प्रथम रचना। आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना। प्रथम रचना, इसके लेखक कौन है आपके? बादली के लेखक बताओ भाई। चंद्र सिंह बिरका बिरकाली। बिरकाली, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। केसरी विलास की बात करें आपकी, केसरी विलास की बात करें, यहाँ पर कर लेते हैं केसरी विलास। ये कहते हैं आपकी राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक। केसरी विलास क्या आपकी? राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक। प्रथम नाटक कब लिखा गया था? 1900 ईस्वी में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन थे आपके? लेखक वही आपके शिवचंद्र भरतिया। ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछिए कि केसरी विलास के रचनाकार कौन है? तो शिवचंद्र भरतिया है। विश्रांत प्रवास के रचनाकार कौन? तो शिवचंद्र भरतिया है। ठीक है। आबे पटकी स्वतंत्रता के बाद राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। लेखक श्रीलाल नथमल जोशी है। बादली आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना है। लेखक कौन है आपके? चंद्र सिंह बिरकाली है। सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपकी फ्लेक्सिब योजना के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, यानी भाषा साहित्य क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। फ्लेक्सिब योजना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका। देखो, असममित युग्म का चयन कीजिए, बिल्कुल करते हुए। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, ऊर्जा विभाग, बिल्कुल राइट है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 ग्रामीण विकास विभाग, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान स्कूल शिक्षा, बिल्कुल राइट। आप सभी को बताया कहाँ पर होता है, सारी चीज़ें मैंने बताई। मिशन हरियाणा राजस्थान, आपकी पूरी फ्लेक्सिब योजना अच्छी समझाई हुई है। आपकी 2.0 भी स्टार्ट हो चुका है, 10 करोड़ पदों का लक्ष्य रखा गया है। ये सब चीज़ें बताई थी, आगे और देख लेंगे। वन विभाग, बिल्कुल राइट है। हमें क्या पूछा था? असुमलित। असुमलित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो मैंने ये जरूर बताया था आपको कि फ्लेक्सिब योजना की नोडल विभाग है वो जरूर याद कर लेना, क्योंकि नोडल विभाग से यदि एग्जीक्यूशन पूछा जाता है आपका फ्लेक्सिब 25 फ्लेक्सिब योजना की, तो 25 विभाग आपके, 25 विभाग नहीं आपके, एक ही विभाग के पास 3-3 4-4 जो योजना है वो सम्मिलित है। तो इसलिए इतने विभाग तो आपको याद नहीं करने, लेकिन विभाग आपको नोडल विभाग याद होना चाहिए। सीधा पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 इसका नोडल विभाग कौन सा था। यदि असम्मिलित है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सही कौन सा था फिर। तो इसका नोडल विभाग था आपका कौन सा था भाई? आपका पंचायती राज विभाग। कौन सा था आपका? पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपकी फ्लैगशिप योजना। फ्लैगशिप योजना आप देखो 5वीं-6वीं बार पढ़ रहे हो ये योजना। मैंने 5-6 बार करवा दी आपको ये योजना, मैंने खुद पढ़ाई थी आपको 5-6 बार। तो टोटल कितनी आपकी? 25 है। ठीक है। और 25 के 25 आपके नोडल वगैरह याद होना चाहिए। आप देखो पंचायती राज विभाग आ गया ना, तो पंचायती राज विभाग ये क्वेश्चन पूछा गया, तो पंचायती राज विभाग के अंदर कौन कौन सी आती है आपकी इसके अलावा योजना, तो वो देख लो आप सारी सारी जिनका नोडल विभाग पंचायती राज विभाग है। बता देता हूँ, जैसे कौन सा जाएगा आपका? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण,
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने हम आपकी फ्लेक्सिबल योजनाएं करेंगे। दूसरा देखिए पंचायती राज के अंतर्गत आपकी स्वामित्व योजना, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका स्वामित्व योजना का टेस्ट के अंदर। स्वामित्व योजना, तो इसका नोडल विभाग कौन सा आपका पंचायती राज विभाग ये है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा जैसे आपका अटल ज्ञान केंद्र, अटल ज्ञान केंद्र योजना है आपकी, कार्यक्रम या योजना है जिस फ्लेक्सिबल योजना में सम्मिलित है, तो इसका भी नोडल विभाग कौन सा आपका पंचायती राज विभाग है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भाई दोस्त। तो यहाँ पर सीधी ये पूछ लिया क्वेश्चन कि पंचायती राज विभाग के अंदर कितनी फ्लेक्सिबल योजना सम्मिलित है, तो 4 फ्लेक्सिबल योजनाएं, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वामित्व योजना और अटल ज्ञान केंद्र। 4 तो यह है, 4 आपकी 3 ऑप्शन में दे रखी, 7 हम पढ़ चुके हैं 25 में से। इसके बाद अगर ग्रामीण विकास विभाग की बात कर लेते हैं, क्योंकि गलत क्वेश्चन आया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के अंडर कौन कौन सी फ्लेक्सिबल योजनाएं आपकी सम्मिलित है। तो आपकी पहली योजना है आपकी, अगर ग्रामीण है तो गाँवों में तो घर की जरूरत होती है, तो घर की जरूरत होती है तो कौन सी हो जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना, इसका नोडल विभाग कौन सा आपका ग्रामीण विभाग है। दूसरी बात करें जैसे दूसरा कौन सा हो जाए आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है टेस्ट के अंदर। तो इसके भी कौन आपके फ्लेक्सिबल बात करें योजना का विभाग कौन सा आपका ग्रामीण विकास विभाग ही है। इसके अलावा आपका लखपति दीदी वगैरह, लखपति दीदी, ठीक है, या आप क्या आ सकता है आपका नमो ड्रोन, क्या आ सकता है आपका नमो ड्रोन आ सकता है, ठीक है, बैंक से क्या आ सकता है। तो इस ये 3 बात करें, 3 जो योजनाएं या कार्यक्रम है इनके जो नोडल विभाग है वो कौन सा आपका ग्रामीण विकास विभाग है। तो देखो हमने 4 3 7 7 और 3 कितनी पढ़ ली हमने, बताओ भाई 10 योजनाएं आपको फ्लेक्सिबल योजनाओं के बारे में यहाँ पर बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चाहे आपकी जन कल्याणकारी योजना देख लो, चाहे आपकी फ्लेक्सिबल योजना देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछा जाएगा। नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, तो चलो विचार करते हैं भाई दोस्तों। बजट 2025-26 में खाद्य सुरक्षा हेतु 5 लाख नवीन परिवारों को एनएफएसए लाभान्वित के रूप में से जोड़ने की घोषणा की गई, गलत। 5 लाख नहीं थे, यह आपका गलत हो जाएगा। कितने को जोड़ने की घोषणा की गई आपके 10 लाख। पहले मुझे याद आ गया, जब मैं पढ़ रहा था तभी मैंने बोल दिया आपको लाइन की साथ ही कि 10 लाख थे। तो देखो ऐसे ही जब आप मेहनत करोगे, एमसीक्यू एनालिसिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद, क्योंकि मैं 5वीं बार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इतनी चीज़ें याद है, तो आपको तो सीरियसली हो कि पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको तो एग्जाम भी देना है, ठीक है। इसका शुभारंभ 26 जनवरी 2025 को हुआ था, बिल्कुल राइट। 26 जनवरी 2025 को इसके शुभारंभ होता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो केवल कौन सा है आपका सही पूछा ना हमें, सत्य कथन, तो केवल 2 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर देखो दोस्तों श्रेणियाँ आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है, तो 44 है। कितनी श्रेणी आपका 44 है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका निष्कासित श्रेणी, जो निष्कासित श्रेणी है, निष्कासित श्रेणी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपकी कितनी आपकी 8 है। भाई सम्मिलित है, ये तो आपका सम्मिलित श्रेणी पूछेगी कितनी श्रेणियों में का सम्मिलित किया जाएगा, तो 44 श्रेणियों के लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। और निष्कासित श्रेणियाँ कितनी बांटी गई है, 8 बांटी गई है, जिसमें मुख्य याद कर लेना जो आपकी पूछी जा सकती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर हो कोई भी, तो उसको तो लाभ नहीं मिलेगा भाई, उसको गेहूँ चावल वगैरह दाल वगैरह चीनी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। जिसके पास 4 वाहन, जो 4 पहिया का वाहन है उसको नहीं मिलेगा, और जो ज़मीन वगैरह है 1000 वर्ग फीट से ज़्यादा ज़मीन है उसको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें तो आप याद कर सकते हो, ऑप्शन से ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ठीक है। ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन समझोगे। बाकी ये 44 श्रेणियाँ आपको याद तो होगी नहीं। मैं जैसे अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, पेंशन योजनाओं के लाभार्थी, इस प्रकार से 44 श्रेणियाँ। तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा ना यहाँ से। अब देखो क्या होता है, जब आप कोई बुकलेट वगैरह लेते हो वहाँ पर तो 44 श्रेणियाँ पूरी दी जाती है, क्योंकि उनको पूरे देना है। लेकिन देखो इतना जब आप पूरी एग्जाम का क्वेश्चन होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि सीधा क्वेश्चन बने कि 44 श्रेणियाँ थी, ठीक है। बाकी हो सकता है यदि डीप बनाना चाहिए, यदि इसी क्वेश्चन को टफ बनाना चाहिए तो पूरे 150 क्वेश्चन तो टफ आएंगे नहीं भाई, ठीक है। तो आप ऐसा तो नहीं है आपको पूरे 150 सही करने हैं, तो ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको ऑप्शन कटने के बाद तुक्का भी लगाना होता है। तो इस प्रकार से पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये डेट याद करना दोस्तों, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटें पूछी जाएगी आपकी फ्लेक्सिबल योजनाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत कितने एचपी तक के पंपों के लिए अधिकतम अनुदान दे है? तो मैंने क्या बताया था अभी, अरे अभी हमने शुरू में क्वेश्चन पढ़ा था आपका, कुसुम योजना से शुरुआत की थी 7.5 एचपी का था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हमें 24 अप्रैल 2018 को, 24 अप्रैल 2019 को, 24 अप्रैल 2020 को, 24 अप्रैल 2022 को। सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है। 24 अप्रैल को दिवस कौन सा आता है, याद होना चाहिए आपको, पंचायती राज दिवस। कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस, ये तो आप सभी को पता है। और इसका जो स्वामित्व योजना है, इसका नोडल विभाग भी कौन सा आपका? नोडल विभाग अभी मैंने बताया आपको, अरे अभी पीछे तो बताया पंचायती राज विभाग का नोडल विभाग, दिखाऊं क्या? ये देखो, स्वामित्व योजना मुख्य कौन है इसका नोडल विभाग? पंचायती राज विभाग। ठीक है, गोल डायरा नहीं करना है इसको, क्योंकि आपको पीडीएफ भी पढ़नी है, तो इसे याद होना चाहिए भाई। नोडल विभाग कौन सा हो गया आपका? पंचायती राज विभाग। ठीक है दोस्त, कब आई थी शुरुआत, यानी शुभारंभ कब होता है इसका? शुभारंभ की बात करें तो 24 अप्रैल 2020 को इसका शुभारंभ हुआ था। 24 अप्रैल 2020 को इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, और 9 राज्यों में लागू हुई थी शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। प्रोजेक्ट तौर पर 9 राज्यों में लागू, सारे बताए हुए मैंने, फ्लेक्सिबल योजना पढ़ाई हुई है आपको। ठीक है, और संपूर्ण देश में कब लागू हुई आपकी? संपूर्ण देश में लागू। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ये तो शुभारंभ कब हुआ, एक संपूर्ण देश में लागू कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 24 अप्रैल 2021 को। तो ये आपका दे नहीं रखा ऑप्शन, 24 अप्रैल 2021। तो संपूर्ण देश में लागू हुई थी। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर में कितने राज्यों में लागू हुई थी आपकी? 9 राज्यों के अंदर। ठीक है, ये याद करना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछे। तो हमें पूछा था कि शुभारंभ कब हुआ, तो शुभारंभ हुआ था आपका 24 अप्रैल 2020 को, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान में कितना जो स्वामित्व जमीन का जो ड्रोन सर्वे किया जाएगा, तो राजस्थान में कितनी जमीन का गाँव का कर चुके हैं आपके? 35,955 गाँव का सर्वेक्षण पूरा कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, राजस्थान में 35,955 गाँव का ड्रोन सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। सीधा पूछ ले कि राजस्थान के कितने गांव को चयनित कितने किए थे भाई? 36,352। कुल कितने थे आपके? 36,352। उनमें से 35,955 गाँव को ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया। ये चीज़ें आपकी सीधे पूछी जाएगी भाई। तो 24 अप्रैल 2020 लागू करना, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शुभारंभ आपने बता दिया, इसके अलावा इसका नोडल विभाग आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, अटल ज्ञान केंद्र योजना के प्रथम चरण में राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को चयन किया गया है? तो ये भी मैंने बता दिया। अटल ज्ञान केंद्र भाई, अटल ज्ञान केंद्र की बात करें तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि अटल ज्ञान केंद्र के तहत इसका मुख्यालय जो नोडल विभाग है वो कौन सा होगा? पंचायती राज विभाग होगा। ये भी आपकी फ्लेक्सिबल योजना में शुरुआत। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? शुरुआत होती है आपकी 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर कौन सा दिवस आता है आपका? सुशासन दिवस 2024 को। 25 दिसंबर को दिवस कौन सा आता है आपका? सुशासन दिवस। और सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के मनाया जाता है भाई आपका? अरे किसका जन्मदिन आता है आपका? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल नाम दे के समझाना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी सरकार, और जैसे कांग्रेस सरकार आएगी, जितने भी अटल नाम है उनका नाम क्या हो जाएगा? राजीव नाम हो जाएगा। ठीक है, ये हमें याद करना। यदि इस बार या आप 2000 नेक्स्ट चुनाव से पहले यदि याद कर लेते हो, अपना सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको याद नहीं करना। लेकिन नेक्स्ट आप सोचते हो क्या कुछ हो सकता है, किसी भी कारणवश के हो जाए, तो आपको आगे कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो उसमें आपको राजीव याद करना होगा। ठीक है, तो हर चीज़ें आपकी परिवर्तन होती रहती है, अपडेट आपको रहना पड़ेगा। यदि आप अभी मेहनत कर लो तो आगे इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्त,
तो याद करना दोस्तों। और इसमें देखो प्रथम चरण में कितने पंचायतों को चयन किया गया है, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाए आपका? 1082, 3082, 4082, 2082, तो 2082 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। वित्त अनुपात याद कर लेना इसका, केंद्र और राज्य का वित्त अनुपात, केंद्र अनुपात राज्य, तो कितना होगा आपका? 60:40 होगा। कितना होगा दोस्त? 60:40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। 17 सितंबर 2023 को 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी, बिल्कुल राइट। इसमें देखो 25 स्टेट शामिल है। मैंने क्या बताया था? मैंने 2-3 बार बताया था कि ये ट्रेड आपको याद नहीं होंगी, ट्रेड आपको याद नहीं होगी। कलाम ट्रेड से मैंने टेस्ट में ट्रेड पूछा था आपको, तो मैंने क्या बताया था? सीधे सीधे ये तो पूछा जा सकता है यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि कोर्ट के अंदर की इतने ट्रेड है, उनके नाम जैसे आपके सुतार, बडई मैंने बताया था, लोहार, ये तो कुल कितने थे? ये आपके 18 थे। कितने थे आपके? 18। तो गलत कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर 2। इसके तहत उपकरण खरीदने तो 15,000 रुपये का की टूल किट सहायता दी जा रही है, बिल्कुल राइट। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है, बिल्कुल राइट। कितना? 2%। इसको याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा कितना अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है, तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा 2%। कितना? 2%। ठीक है, अवधि 5 वर्ष की है, यानी कि आपकी 2027-28 तक लागू रहेगी। 2027-28 तक ये लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मुख्य सचिव। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है राजस्थान के? सुधांशु पंत। वर्तमान कौन है आपके? सुधांशु पंत। सीधा क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था पंडित दीनदयाल जो गरीबी मुक्त गांव योजना का जो नोडल विभाग है वो कौन सा आपका? ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम चरण में कितने गांव सम्मिलित किए गए आपके? प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में आपके 122 गांव सम्मिलित किए गए। ठीक है, 122 जिले, सॉरी गांव की बात करें, प्रथम चरण में 122 गांव, और कुल कितने? कुल थे आपके 5002 गांव। तो ये याद करना दोस्तों, प्रथम चरण में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका होगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बजट कितना था इसका? बजट था आपका 300 करोड़। कितना था आपका? 300 करोड़ बजट था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या चीज़ें बताई आपको बाइक से समझाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी योजना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका। देखो, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना नोडल विभाग कौन है? पत्रकार स्वास्थ्य योजना का नोडल विभाग कौन सा था? मैंने बताया था आपको, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो राइट आंसर क्या जगह? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप योजनाओं के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो पीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना और राजस्थान पत्रकार योजना नोडल विभाग देख लिया हमने। इन सब योजनाओं को हम कल पढ़ेंगे, कल आपका ये टेस्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब तक जो एनालिसिस किया था वो हमने बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस किया आपको, ताकि आपका रिवीजन हो सके। मेन क्लास लेने का मेन लक्ष्य यही है कि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, टेस्ट तो आप लोगों ने दे दिया होगा, तो आपको कितना क्वेश्चन सही है वो कमेंट के अंदर बताना, टेस्ट में कितने सही हो वो बताना, और आपको जो हमने एनालिसिस कराया उसके बाद में कितना समझ में आया, यानी पेपर का पैटर्न कैसे समझ में आया कि नहीं आया, पेपर किस हिसाब से बनाया जा रहा है, पेपर क्वेश्चन का लेवल क्या था, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो आपको कमेंट के अंदर बताना, ताकि इसका एनालिसिस करने का आपको बेनिफिट भी मिले और हमें भी इस बात का पता चले कि आपका स्तर किस प्रकार का है और आप किस प्रकार की क्लास और चाहते हो। ठीक है भाई, आपको और ज़्यादा किस प्रकार से अपनी क्लास को लेके जाए, कौन सी
उसी वेब पर लेके जाएं, ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिले। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा यदि आप मान लो लास्ट टाइम में यदि रिवीजन करते हो, तो इन क्लासों के माध्यम से यदि रिवीजन करना चाहो तो आपको पूरा मैटर आपको मिलना चाहिए, पूरी चीज़ें, वो फैक्ट क्वेश्चन और जो क्वेश्चन बार बार जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो सारे आपको देखने को मिले। ठीक है, इसी प्रकार से करें हम टेस्टों का एनालिसिस। इसीलिए मैंने सारे टेस्टों का इसी प्रकार से एनालिसिस किया है। जिन दोस्तों को सीरियस होकर पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे, है ना, वो एक आप अलग बात होती है। चलिए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।